हाँ, तो डॉक्टर साहब ये संकर धान की बीज जो है एक बार अगर किसान भाई खरीद लें तो वो जानना चाहेंगे कि वो कितनी बार उपयोग में ला सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही सही प्रश्न पूछा है जो कि किसानोपयोगी है। किसान भाई जैसे और भी प्रायः बीज खरीदते हैं, वो जो ओपन पायलेटेड वैरायटी होती है उनकी जो है प्रजनन की पद्धति दूसरी होती है। एक बार प्रजनन करने के बाद, संकरण करने के बाद वो 7-8 साल तक जो है वो उनका जो है प्योरिफिकेशन होता है, उसके बाद वो स्टेबलाइज हो जाती हैं और उनकी जो है जेनेटिक पोटेंशियल होती है, जो उनकी जो है अनुवांशिक क्षमता होती है, वो 7-8 साल तक पूर्णतः इंटैक्ट रहती है। उसमें जो है मेंटेनेंस जो बीआरएस कम आता है, उसमें क्षरण कम होता है, इसलिए उनका आप प्रयोग 3-4 साल तक कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात हम करें इस चीज़ की जो है कि संकर प्रजातियों का, तो इनका जो है ये डायरेक्ट प्रजातियाँ होती हैं। हर बार जो है इनका जो है संकरण कराया जाता है और इनसे जो प्रजनन संतति प्राप्त होती है उसका हम प्रयोग बीज के रूप में करते हैं। तो इसलिए हम हर बार जो है एक नया बीज बनता है और नया बीज का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। अगर किसान भाई इसको गलती से दोबारा प्रयोग कर लेते हैं तो उनकी उत्पादन क्षमता में बुरा असर पड़ सकता है, जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगर वो संकर धान की खेती करते हैं तो हमेशा नया बीज ही प्रयोग करें। हाँ डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि संकर धान को हर बार बदलना पड़ता है और परंपरागत को कुछ समय के बाद में 3 से 4 साल के बाद में बदलने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में किसान संकर धान क्यों उगाए? किसान भाइयों को एक बात मैं बहुत अच्छी तरह से कहना चाहता हूं कि संकर धान की जो है प्रजाति जब आप चयनित करते हैं तो उसकी बीज को आपको बार बार बदलना पड़ता है और हर बार नया प्रजाति लेनी पड़ती है। और अगर आप देखें तो आप जो सामान्य बीज लेते हैं, चाहे वो सर्टिफाइड सीड लें चाहे प्रजनक बीज लें, वो आपको 40 से 50-60 रुपये केजी, कभी कभी 20 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाती है। लेकिन अगर जब वहीं पे आप जब संकर धान का प्रयोग करना चाहते हैं, आपको बार बार बीज बदलना होता है, उसका जो है आपको प्रति किलो मूल्य भी ज़्यादा देना पड़ता है। 100 से 200 रुपये पर किलोग्राम इसका जो है बीज का आपको दाम चुकाना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम आपको सलाह दे रहे हैं, क्यों? उसके जो है 1-2 कारण हैं। जैसे कि अगर आप संकर धान की खेती करते हैं तो आपकी पैदावार 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है ज़्यादा हो जाएगी। और जब ये 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर ज़्यादा होगी तो इसका जो आपको फ़ायदा मिलेगा वो जो बीज का मूल्य 1,500 से 2,000 होगा, उससे कहीं ज़्यादा होगा। एक जो सामान्य परिस्थितियों में अगर आपको 1.5 से 2 टन का फ़ायदा होता है आपके उत्पादन में, तो आप ये समझिए कि मोटा मोटी कम से कम जो है आपको 10 से 12 हज़ार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है फ़ायदा हो रहा है, जबकि आप सिर्फ जो है 2,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। अगर खर्च को काट दिया जाता है उसमें से, तो भी किसी भी कीमत पे 8 से 10 हज़ार प्रति हेक्टेयर आपको फायदा हो रहा है मात्र आपको बीज बदलने से। तो संकर बीज का जो है खेती करने से, संकर धान की खेती करने से आपको फायदे ही हैं। शुरू में थोड़ा सा आपको नुकसान समझ में आ रहा है, मगर आप जब धान काट के जब पैदा करते हैं उसके बाद जब आपका उत्पादन आता है तब आपको एक बात समझ में आ जाती है। और इसका गवाह है कि जो पहले यहाँ पे 10,000 हेक्टेयर में खेती नहीं होती थी बिहार में, आज ये करीब 3 लाख हेक्टेयर खेत में ऐसी खेती होनी और शुरू हो रही है। तो जब तक इसमें फ़ायदा नहीं होगा, किसान भाइयों आप लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, तो आप कैसे इसको अपनाएंगे? जो किसान भाई आपके अगल बगल के गांव में अपना रहा है उससे आप शांतिपूर्वक पूछिए, आपको ये बात जो मैं बोला हूँ वो अच्छा सा सही बताएगा। तो डॉक्टर साहब, किसान भाई लोग संकर धान की खेती करते हैं, कुछ लोग परंपरागत ढंग से खेती करते हैं, तो संकर धान की खेती करने में उन्हें कुछ विशेष सावधानी भी बरतनी पड़ती है। किसान भाइयों एक बात तो मैं स्पष्ट तौर से बता देना चाहता हूं कि जो है संकर धान की खेती करना बिल्कुल सामान्य परिस्थितियों जैसे में खेती की जाती है वैसे ही करना होता है। बस चूंकि बीज महंगा होता है इसलिए इसके बीज दर को जो है कम करने के लिए या उसकी जो है गुणवत्ता को या उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो है हमें 1-2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि सामान्य परिस्थितियों में अगर आप जब धान की खेती करते हैं तो आप अपने इच्छा अनुसार 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो जो मन मर्जी आए वो आप डालते हैं। लेकिन संकर धान चूंकि 100 से 150 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है, प्रति किलो के हिसाब से, तो आपको थोड़ा सा उसमें जागरूक रहना पड़ेगा। और इसकी जो अनुशंसा ये है कि आप 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर का ही उपयोग करें। इससे आपको जो है उत्पादन लागत में कमी आएगी। साथ ही साथ जो बीज जनित रोग हो जाते हैं ओवर क्राउडिंग के कारण, जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है पौधों की, तो उससे आपको निजात मिलेगी। तो फायदे ही फायदे हैं कि आप कम बीज लगाते हैं। रही बात इसकी कि जो हम रोपाई कब करें, कैसे करें, कितने दिन का बिछड़ा हो, तो अगर आप SRI मेथड से, श्री मेथड से विधि का उपयोग करते हैं तो श्री विधि का तकनीक अपनाइए। लेकिन आप कोई भी विधि अपनाइए, चाहे श्री विधि लगाइए, चाहे जैसे लगाइए, चाहे सामान्य आप जो है
रोपनी करते हैं उसमें 21-20 दिन का जो बिचड़ा होता है उसमें आप जो है एक ही बिचड़ा लगाइए और कोशिश ये कीजिए कि 20 दिन से कम हो। 15 से 17 दिन का बिचड़ा हो और अच्छी बात है। सीरी बीज लगा सकते हैं 10-12 दिन का बिचड़ा और अच्छी बात है। लेकिन किसी भी तरीके से आप लोग अगर इसको 20 दिन से पहले लगा देते हैं तो उसके 2-3 फायदे हैं। पहले तो एक ही बिचड़ा जो होगा वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएगा, उसके अंदर जो ट्रांसप्लांटिंग साफ होती है, जो रोपनिंग करने के बाद जो उसके बर्दाश्त करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो जब उसके रोपनी के बाद बर्दाश्त करने की क्षमता ज़्यादा होगी तो जहाँ आप 2 से 3 बिचड़ा लगाते हैं वहाँ एक बिचड़ा लगेगा। और साथ ही साथ इसमें जो 2-3 बातों का ध्यान ये रखना होता है, खरपतवार का नियंत्रण जैसा आप करते हैं उसको वैसे ही कीजिए, बीजोपचार जैसे आप सामान्य विधि में करते हैं वैसे ही कीजिए। जो सबसे बड़ी बात है इसके जो है उर्वरक प्रबंधन के लिए पोषक प्रबंधन बहुत ही जो है जरूरी और महत्वपूर्ण अवयव है, क्योंकि ये हेटेरोसिस विधि द्वारा निकाला जाता है। इसकी खुराक बहुत जल्दी और थोड़ा ज़्यादा होती है, इसलिए इसको जो है हम जब पोषक तत्व का प्रबंधन करें उसमें जरूर ध्यान दें। इसको जो है एक बार में खाद ना डालें और इसको जो है 2-3 बार में डालने की कोशिश करें। सर्वप्रथम बात यह है कि अगर किसान भाई जो है एसएसपी या जिंक का प्रयोग 2-3 फसल चक्र में नहीं किए हैं तो जो है सल्फर के लिए एसएसपी का प्रयोग करें और जिंक के लिए जिंक सल्फेट का जरूर प्रयोग करें। अब रही बात जो है उचित मात्रा में खाद क्या देनी होगी, तो आप अगर जो है जमीन की जो है सॉयल टेस्टिंग मृदा परीक्षण करवा रखे हैं तो उसके अनुसार जो संतुलित की गई वो उस चीज़ का जो है अनुपालन कीजिए। नहीं तो मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि 125 से 150-60 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन देना है, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस देना है और जो है 50 से 60 किलोग्राम पोटेशियम देना है। फास्फोरस की जो भी मात्रा है आप डीएपी दे दीजिए चाहे एसएसपी दे दीजिए। उसको जो है आप जो है जुताई के समय या बुआई और रोपाई से पहले आप दे सकते हैं। लेकिन जो आपका पोटेशियम है, पोटास की मात्रा है और जो नाइट्रोजन की मात्रा है, इसको आप जो है 2-3 जो है स्प्लिट में दीजिए, 2-3 बार में दीजिए। जैसे पोटेशियम की बात करें, अभी तक हम लोग पोटेशियम को जो है एक बार ही डाल देते थे, लेकिन मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा, ये अनुशंसा है मेरी कि आप जो है उसको 2 बार स्प्लिट कीजिए। 50% आधी मात्रा आप जो है रोपनी के पहले डीएपी के साथ एसएसपी के साथ डाल दीजिए और आधी जो बची होती है जब उसमें जो है करीब 40 दिन के बाद, आप ये समझिए रोपनी के 40 दिन के बाद, 40 से 45 दिन के बाद आप जो है उसका उपयोग कर दीजिए। रही बात नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का जो है आप कम से कम 2 या 3 स्प्लिट कीजिए, 2 या 3 उसमें छिड़काव कीजिए। नहीं तो अगर 4 कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 या 3 तो आप जरूर कीजिए। और ये सब जो है 20 से 25 दिन के अंतराल पे कर दीजिए और 40 से 50-60 दिन होते होते आप ये समझिए कि 2 बार छिड़काव उसके अंदर हो जाना चाहिए। क्योंकि जो इसका पेनिकल बनता है, जो बाली बनता है, वो जमीन में जब कल्ले निकलने चालू हो जाते हैं, दूसरी तीसरे कल्ले निकलने चालू होते हैं 40-45 दिन की अवस्था पे ही उसका जो बाली बन जाती है और बालियों में बीज की संख्या निर्धारित हो जाती है। जो बाली ऊपर निकलती है वो बाली बनना नहीं होता, बाली नीचे बन जाती है। तो इसलिए आप जो है उस समय पौधे में खेत के अंदर जो है नमी की मात्रा जो है व्यवस्थित रखें। और व्यवस्थित कितना रखें, कम से कम ऐसा जरूर रखें कि उसके अंदर जो है जमीन के अंदर दरार ना पड़ने पाए। पानी खड़ा रहे खेत में जरूरी नहीं है, लेकिन जो है खेत में हल्की सी भी दरार ना पड़ने पाए। हल्की सी दरार पड़ने का मतलब पानी जो है पौधा मांग रहा है। जैसे भी हल्की दरार पड़ना चालू हो जाए आप सिंचाई की व्यवस्था जरूर कर दें। विशेषकर वो जो क्रांति का अवस्था है 40 से 50 दिन, जो आपकी जो है उत्पादन क्षमता की जो है पोटेंशियलिटी को निर्धारित करती है। एक बार जब आपकी उसकी उत्पादन क्षमता निर्धारित हो गई, उसको रियलाइज करने के लिए अभी जो 8 टन 10 टन की जो क्षमता उसकी निर्धारित होगी उसको पाया कैसे जाए, उसके लिए फिर आप जो है नाइट्रोजन की उपयोग कीजिए। अगर कभी कीट पतंगे लग जाते हैं तो उसके लिए जो है खरपतवार नाशी डालिए, कीट पतंगे की जो है प्रयोग के जो भी रसायन प्रयोग किए जाते हैं, जो संस्तुत रसायन धान के लिए है उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। खरपतवार को जो है कम करने के लिए प्रबंधन के लिए, चाहे रोग प्रबंधन हो और चाहे कीट पतंग का प्रबंधन हो। और साथ ही साथ अगर एक चीज आप देखिए, कभी जब जिंक की कमी न समझ में आती है खड़ी फसल में, तो आप उसका जिंक सल्फेट का प्रयोग जो है अवश्य करें। यदि किसान भाई आपके इन निर्देशों का अनुपालन करें तो उन्हें क्या लाभ मिलेगा? बहुत ही मार्मिक प्रश्न है आपका कि किसान भाई इतनी मेहनत करे, शंकर धान का बीज ले और उसके बाद अगर उसको फायदा ना हो, आर्थिक फायदा ना हो, तो क्या करेगा, क्यों इसकी खेती करें? तो 1-2 बातें मैं बताना चाहूँगा। चूँकि आप ज़्यादातर शंकर धान देखेंगे वो लंबी किस्म की होती हैं, तो लंबा उसका होता है करीब 4 से 5 मिलीमीटर 6 मीटर 7 मीटर लंबा उसका धान होता है, सिलेंड्रिकल होता है। और तो वो धान जो है आपके जो है भारत के जो है बाज़ारों में अच्छा उसका मांग है। विदेश के में जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए भी इसी धान का जो है
प्रचलन है। तो अगर किसान भाई संकर धान का प्रयोग करते हैं अपनी धान की खेती में, तो उनको तो एक तो पहली बात की जो है अच्छी क्वालिटी का धान पैदा करेंगे, उत्पादन ज़्यादा होगा और क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो एक तो उत्पादन ज़्यादा होने का उनको फायदा मिलेगा और क्वालिटी का। तो जो उनको सामान्य धान पैदा करने में 10 से 15 हजार प्रति हेक्टेयर के रूप में फायदा होता है, इसमें इनको कम से 25 से 30 हजार प्रति हेक्टेयर का जो है फायदा होगा। तो 8 से 10 हजार प्रति हेक्टेयर सिर्फ खाली बीज बदलने से फायदा हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता किसान भाई को जो है संकर धान को छोड़ना चाहिए, उनको अवश्य अपनाना चाहिए। जो छोटी मोटी बातें बताई गई हैं उनका ध्यान रखें। संकर धान और सामान्य धान में कहीं कोई अंतर नहीं है, सिर्फ खाली बीज का फर्क है। प्रबंधन में थोड़ा सा जो है वही ध्यान रखने की जरूरत है।